Hope you liked the previous videos that I have uploaded in my YouTube channel for the science topics. तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हर वीडियो में अभी से एक फन फैक्ट रहेगा हर एक टॉपिक के लिए जो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो आज का फन फैक्ट ग्रेविटेशन के टॉपिक के हिसाब से ये है कि जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस में एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नया मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स डू नॉट कंज्यूम एनी एरिएटेड ड्रिंक्स और सोडा। ये क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटी कैनॉट सेपरेट लिक्विड एंड गैस इन स्पेस। सो दिस वाज अ फन फैक्ट। एंड जैसे मैंने पहले कहा सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि मैं हर वीडियो में एक लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर मैं अगले वीडियो में बोलता हूँ। तो इस बार जो लास्ट इसके प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बोला था इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन में, जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या अर्थ के अलावा कोई और प्लैनेट्स में ग्रेविटी है, अगर है तो कैसे और क्यों, अगर नहीं है तो क्यों। तो उसका एक जवाब मुझे मिला है मेरे व्हाट्सएप में। वो जवाब मुझे दिया है गणेश जी ने, उनका पूरा नाम गणेश कृष्णन है। तो उनके हिसाब से उन्होंने क्या बताया कि ग्रेविटी है। उन्होंने डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बोला है कि ग्रेविटी अर्थ के अलावा जगह पे भी है। एंड उनके हिसाब से उन्होंने कंक्लूजन दिया, उनको लगता है ही थॉट कि शायद उनके मास और साइज की वजह से ग्रेविटी हर जगह प्रेजेंट हो सकती है। तो तालियां गणेश जी के लिए। एंड ही वाज राइट अकॉर्डिंग टू हिम। एंड इट इज ट्रू दैट द ग्रेविटी विल बी प्रेजेंट एट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इफ इट हैज अ साइज एंड मास। मतलब अगर उनके पास साइज, मास, एनर्जी, ये तीनों का संभावना है उनके पास, देन श्योरली इट विल हैव अ ग्रेविटी। एंड सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा ग्रेविटी किसके पास है? अर्थ से ज़्यादा ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल पुल किसके पास है? वो कैसे डिसाइड करेगा हम लोग कि ग्रेविटेशनल पुल इस प्लैनेट के पास है, फिर इस चीज़ के पास सबसे ज़्यादा है, या फिर इस प्लैनेट या फिर इस चीज़ के पास सबसे कम है? ये कैसे मालूम पड़ेगा? सेम चीज़, ग्रेविटेशनल पुल विल बी मोर और स्ट्रॉन्गर if the size and mass and energy of that particular object or specimen is greater। मतलब अगर साइज ज़्यादा है, मास ज़्यादा है उसके पास, तो उसके पास ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा होगा। तो हमारे प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम में हैं, दोस्तों आपको इतना तो पता रहेगा, नॉलेज तो रहेगा कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, नन अदर देन। तो जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, क्योंकि उसका जो मास और साइज है अर्थ के गुना 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब ग्रेविटेशनल जो पुल रहेगा वो भी अर्थ के 2.5 टाइम्स मोर रहेगा। तो सबसे वीकेस्ट किसके पास है? अभी आप सोचोगे कि यार सबसे वीकेस्ट मतलब सबसे छोटा प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट मुझे एक ही याद आता है, वो मरकुरी। लेकिन दोस्तों आप गलत हो। मरकुरी, इसके अलावा भी हमारे पास एक प्लैनेट था और है, शायद वो डॉर्फ प्लैनेट है, दिखता नहीं। डॉर्फ प्लैनेट से मुझे याद आ रहा है प्लूटो। प्लूटो सबसे छोटा हुआ है एंड इट इज फादर फ्रॉम दैट सन। वो छोटा भी है, मास भी नहीं है, दिखता भी नहीं, तो उसके पास ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज़्यादा है। अगर ऐसा आपने सोचा तो गलत है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ प्लूटो इज लेस, क्योंकि उसका साइज, मास, एनर्जी सब छोटा है। सबसे ज़्यादा किसके पास है? जुपिटर के पास। क्यों? क्योंकि उसका पास साइज, मास और एनर्जी उसके पास ज़्यादा है। इतना क्लियर हो गया कि ग्रेविटी कैसे होती है। तो आपको लगता रहेगा कि डिस्टेंस की वजह से ग्रेविटेशनल पुल हमको मालूम पड़ता है, तो आप गलत हो। डिस्टेंस एंड ग्रेविटी का कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। मतलब आपको अभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ रहेगा शायद कि प्लूटो सबसे फादर्स्ट है सन से, तो उसका इसलिए उसका ग्रेविटेशनल पुल कम है। जुपिटर थोड़ा नज़दीक है, प्लूटो से ज़्यादा नज़दीक है सन में, तो इसलिए सबसे ज़्यादा उसके पास है। तो ऐसा तो मरकुरी की सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। डिस्टेंस और ग्रेविटेशनल पुल का कोई रिलेशन नहीं है। मैंने क्या सबसे पहले बोला था कि ग्रेविटेशनल पुल विल बी मोर ओनली इफ द स्पेसिमन हैज मोर बिगर साइज, मोर मास, मोर एनर्जी। तो ऐसा अगर है तो सन के पास सबसे ज़्यादा होगा। ये तो मैंने प्लैनेट्स के बारे में बताया था। सबसे ज़्यादा प्लैनेट जो हाईएस्ट ग्रेविटेशन पुल है वो प्लैनेट के पास है, वो है जुपिटर। लेकिन सन के पास भी तो रहेगा, कॉमेट्स के पास रहेगा, एस्ट्रोनॉट्स के पास रहेगा, ऑफ कोर्स रह सकता है, क्योंकि सन अब सेंटर ऑफ पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा भी है, जुपिटर से भी बड़ा है। तो इस वक्त तो सन के पास जो साइज बड़ा है, मास ज़्यादा है, एनर्जी भी ज़्यादा है, तो इट विल हैव मोर ग्रेविटेशनल पुल। एक ग्रेविटेशनल पुल मतलब क्या? जो मैंने इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बताया था फ्री फॉल के बारे में, कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं एक
बिना उसके मास के, विदाउट एनी मास अट्रैक्शन, आई विल जस्ट ब्रिंग इट टू अट्रैक्ट माई सेल्फ, मतलब उस सरफेस के साथ अट्रैक्ट होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। उसको मैंने फ्री फॉल बोला था लास्ट प्रीवियस वीडियो में। तो वही चीज़ यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल के बारे में बता रहा हूँ मैं। ग्रेविटेशनल पुल को क्लियर कर दो अभी। सबसे ज़्यादा साइज, मास और एनर्जी जिसके पास रहेगा उसके पास सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल रहेगा। इट हैज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन विद डिस्टेंस, वो भी समझ लो। एंड अगर ऐसा है तो आज का एक क्वेश्चन जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ वो है कि एस्ट्रोनॉट्स जो हम लोग ऊपर भेजते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, एक्सपीडिशंस के लिए, जो भी है, why do they just travel, float on the space? Do space have gravity? If yes, then why? If no, then why? ये आज का सवाल है। इसके अलावा एक आखिरी में कॉन्सेप्ट जो शुरुआत करूँगा ग्रेविटी के लिए, इसके में भी एक सवाल दूंगा मैं, वो आखिरी में रहेगा वीडियो के लास्ट में। ये एक सवाल इस फन फैक्ट के बेसिस पे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक ग्रेविटेशन। इंट्रोडक्शन तो हो गया, समझ में आ गई ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो हम लोग बात करते हैं वो एक अप्रॉक्सीमेशन था, न्यूटन ने जो बोला था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से। बट इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज एन इल्यूजन और अ सिंपल कॉन्सेप्ट दैट वाज रिलेटेड विद रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट। रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या था? इट वाज अ कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम व्हिच कंटेन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। तो शुरू करते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो टॉपिक है, ये टॉपिक को न्यूटन साहब ने शुरू किया था। एंड इसको समझने के लिए बेसिकली बहुत सारे साइंटिस्ट रहेंगे। तो वैसे केपलर करके एक साइंटिस्ट आए थे। तो केपलर ने क्या किया था कि he could not explain gravitational laws, but he just proposed something which was meant with gravitation। मतलब उन्होंने सोलर सिस्टम का एग्जांपल देख लिया। मतलब उन्होंने कह रहे थे कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स जो है, if they are revolving around the sun, if they are not falling on the sun, मतलब ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन ज़्यादा मैंने बोला था। अगर ऐसा है तो जो सन है वो खींच सकता है कोई भी प्लैनेट को, ऐसा उन्होंने सोचा। बट खींच रहा है क्या? नहीं। कोई भी प्लैनेट सन से डायरेक्टली अट्रैक्ट हो रहा है ना, सन के इर्द गिर्द घूम रहा है। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इट इज नॉट अट्रैक्टिंग टुवर्ड द सन। अब यहाँ पे एक बेसिक सवाल आपके दिमाग में ये आया रहेगा कि अट्रैक्शन का दो मतलब होता है, पास आना या फिर उसको हमारे पावर में रखना, मतलब इतने डिस्टेंस में। जो सेकेंड जो मैंने बोला पावर में रखना, दैट इज अ प्रॉपर आंसर ऑफ अट्रैक्शन। सन का जो ग्रेविटेशनल पुल के वजह से क्या होता है कि वो हर एक प्लैनेट को, जो मून प्लैनेट जो भी है, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शनरी प्लेस पे रख देता है कि यार ये जगह से ही तू रिवॉल्व करेगा मेरी जगह पे। एंड यू कैन नॉट बाइंड और फ्लो आउट ऑफ दैट ऑर्बिट और प्लेस दैट आई हैव बीन प्रपोज्ड टू यू। जैसे कि जितने भी प्लैनेट्स है, केपलर ने जितने भी लॉज बताए अपने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उन्होंने सिर्फ बेसिकली यही बताया कि सोलर सिस्टम का जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सन है बीच में, वो कैसे है, यूनिवर्स में जो सोलर सिस्टम है उनको कैसे बनाया गया था, कैसे बन गए थे वो खुद से, एंड क्यों रिवॉल्व हो रहे थे। ये केपलर्स के लॉ से पता चलता। उनके सिर्फ ये लॉज की वजह से उन्होंने छोटा सा एक हिंट दे दिया था जिसका नाम था ग्रेविटेशन, जिसको न्यूटन साहब ने पकड़ा और उन्होंने अपना थियरी लिख दिया रिलेटिविटी पे और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं। तो शुरू करते हैं केपलर्स के लॉज के हिसाब से। सबसे पहला लॉ जो केपलर ने दिया था उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर दैट वाज गिवन वाज ऑर्बिटल लॉ। ऑर्बिटल लॉ के हिसाब से केपलर ने क्या बोला था? हमें ये मालूम है कि हर एक प्लैनेट, जैसे पूरा का पूरा जो जितने सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स है, स्टार्स है, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, दे रिवॉल्व अराउंड द सन, व्हिच मींस सन इज एट द सेंटर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। तो ये जो चीज़ है ये एक साइड में। अभी सेकेंड चीज़ हम बोलते हैं कि ईच एंड एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। ऑर्बिट कैसा होता है? ऑर्बिट मतलब सन अगर बीच में है, ये समझो ये सन है, समझो मैं सिर्फ एक प्लैनेट को ले रहा जो है अर्थ, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये जो ऑर्बिट है सन अर्थ का, ये सन के हिसाब से, विच मीन्स हमने इसको भी एक नाम दिया था। ये ऑर्बिट, हर एक ऑर्बिट जो है हमारा, जो सन के जो प्लैनेट्स यूज करते हैं रिवॉल्व करने के लिए, that particular orbit has a shape of ellipse, which means the orbits are elliptical in shape.
अब ये एलिप्टिकल को ही लेके केपलर ने बताया था, उनका पहला लॉ प्रपोज किया था। इसमें क्या बताया उन्होंने, इफ ईच एंड एवरी प्लैनेट एलिप्टिकल शेप, अगर शायद आपको समझा नहीं रहेगा तो आपने अंडा देखा रहेगा, एग, उसका शेप जो है उसको एलिप्स का शेप बोलते हैं हम लोग। तो उसी शेप में हम लोग हर एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है। अभी ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये उसको फंडामेंटल थियरी उसको कहाँ से मिला, केपलर को। तो केपलर जो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मार्स को अप्रॉक्सीमेशन करके ले लिया था। मार्स जो एक प्लैनेट है उसको अप्रॉक्सीमेशन करके लिया। अभी अप्रॉक्सीमेशन क्यों किया, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है, सन से मार्स तक एक बेल्ट रहता है और मार्स के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो जो भी है वो दूसरे बेल्ट में आते हैं। मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये हमें मालूम है। तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के पहले जो मार्स था उसका जो सन के रिवॉल्व करने का जो ऑर्बिट था उसको ले लिया था अप्रोक्सीमेशन के तौर पे। एंड ही कंफर्म दैट ईच एंड एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, वही अंडे का शेप में। अभी ये चीज में ऑर्बिटल लॉ उसने क्या बताया, ऑर्बिटल लॉ में उसने ये बताया, इट स्टेट्स दैट each and every planet revolves around the sun in an elliptical orbit with sun present at any one of the foci. foci मतलब focus, focus मतलब center। एक सर्कल में हमेशा हम देखते हैं एक सेंटर होता है, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया अंडा या फिर एलिप्स, एलिप्स हैज नो सेंटर्स बट इट हैज टू फोकस, जिसको हम लोग फोकाई बोलते हैं, कोई भी जगह पे हो सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सन इस जगह पे है और प्लैनेट्स अगर रिवॉल्व करते जा रहे लगातार, समझो यहाँ पे प्लैनेट्स है, फिर ये से जाएगा और एक ऑर्बिट आ रहा प्लैनेट है, तो सन यहाँ पे भी रह सकता है एंड इट विल बी रिमेनिंग इट हियर आल्सो। तो ये पहला लॉ था हमारा ऑर्बिटल लॉ, जिसको केपलर ने बताया था। नाउ व्हाट इज सेकंड लॉ? Second law is basically based on aerial velocities. Aerial velocity का मतलब क्या, कि जब planets revolve करते हैं सन के इर्द-गिर्द elliptical orbits में, जो लाइन होता है सन का, समझो ये सन है एंड एक ही प्लैनेट में वो बना रहा हो, अगर elliptical orbit में घूम रहा है तो ये पोजीशन से जो लाइन ज्वाइन करता है ये सन के साथ, ये जो पाथ है जो लाइन ज्वाइन कर रहा है सन से वो प्लैनेट को, जब ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ पे आता है, द डिस्टेंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज लेस, व्हिच मींस इट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये समझ में आना चाहिए। अभी इसके अलावा एरियल वेलोसिटी का जो लॉ है केपलर ने बताया हुआ, इसके अलावा हमें एक और चीज मालूम होना चाहिए, जब सन के नजदीक आता है प्लैनेट, when the distance is small, it travels or revolves faster, and जब वो दूर जाता है it revolves less, मतलब उसका टाइम जो रहता है रिवॉल्व करने का it is less as compared to when it comes near to the sun। ये क्लियर हो गया। तो एरियल वेलोसिटी का लॉ क्या बोलता है, the line joining the planet and the sun sweeps out equal areas during revolution। अब लास्ट और थर्ड लॉ वो है हार्मोनिक लॉ। हार्मोनिक लॉ मतलब इसको ऐसा नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये टाइम के ऊपर बेस्ड है। ये क्या बताता है, एक प्लैनेट सन के हिसाब से, सन को जब रिवॉल्व करता है कितना टाइम लेता है। टाइम मींस व्हाट, अर्थ टेक 365 डेज और 366 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ये जो स्पैन ऑफ टाइम मैंने बोला डेज में, इसको ही हम लोग बोलेंगे हार्मोनिक लॉ के हिसाब से। अभी टाइम मतलब उसको पूरे के पूरे रिवोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगा, 365 और 366 डेज डिपेंडिंग अपॉन लीप ईयर्स। वैसे हर प्लैनेट लेगा, मरकुरी का कुछ 67 डेज ही है, इट टेक्स लेस क्योंकि वो सबसे नज़दीक में। वैसे जुपिटर का सबसे ज़्यादा रहेगा, सैटर्न का ज़्यादा रहेगा, प्लूटो का ज़्यादा रहेगा, इट टेक्स मोर टाइम। ये जो टाइम है हार्मोनिक लॉ के हिसाब से केपलर ने क्या बताया कि जब when a planet revolves around the sun, the total time taken, the square of total time taken by the planet to revolve around the sun is directly proportional to the cube of radius of semi-major axis। मतलब ये elliptical orbit है, sun बीच में है
कोई भी एक फोकाई में ये प्लैनेट है, जब वो प्लैनेट पूरा घूम के आता है, समझो ये अर्थ है 365 या फिर 366 डेज ले रहा है अर्थ, तो ये जो टाइम ले रहा है इसका स्क्वायर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। रेडियस बोलेगा तो इस पूरे के पूरे एलिप्स का जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है इसका रेडियस का क्यूब, सेमी मेजर एक्सिस में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि सर्कल में रेडियस होता है लेकिन एलिप्स में रेडियस नहीं होता, इट हैज एक्सिस। तो एक्सियल रोटेशंस में उसको हम लोग सेमी मेजर एक्सिस ऐसा बोलेंगे, तो जो सेमी मेजर एक्सिस का जो क्यूब रहेगा उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। दिस इज equal to k r cube, when k is a constant, proportionality constant, जिसको हम लोग गॉसियंस कांस्टेंट बोलते हैं। केपलर ने इसको गॉसियंस कांस्टेंट बोला था। अब इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम एक ही चीज देखेंगे कि इतना तो हमें समझ में आ गया कि केपलर ने ये 3 लॉ सोलर सिस्टम के ऊपर बेस किया था। उनका ये 3 लॉ की वजह से हमें एक हिंट मिला ग्रेविटेशन के बारे में, लेकिन उनका वो थियरी ग्रेविटेशन के ऊपर पूरी तरीके से प्रपोज नहीं कर पाया वो। He just gave a hint. He could not explain the particular theory of gravitation with these 3 laws. फर्स्ट लॉ के हिसाब से उन्होंने ये बताया कि प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के हिसाब से एलिप्टिकल ऑर्बिट में विद सन प्रेजेंट इन एनी वन फोकाई। सेकेंड हिसाब से उन्होंने क्या बताया कि जब एक जो लाइन रहता है सन से वो प्लैनेट की तरफ वो स्वीप करता है इक्वल एरियाज जब वो रिवॉल्व करता है। एंड दूसरी बात एरियल वेलोसिटी क्या है कि जब प्लैनेट सन के नजदीक में रहता है, 2 फोकाई है ना सन का, जब वो नजदीक में रहता है सन के प्लैनेट तब इट ट्रैवल्स फास्टर, व्हेन इट इज फादर फ्रॉम द सन इट ट्रैवल्स स्लोअर। ये एरियल वेलोसिटी का था। थर्ड उसने क्या बताया कि जो टाइम लेता है प्लैनेट रिवॉल्व करने के लिए उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्स। लेकिन इन तीनों का कोई भी जगह पे हमें एक थियरी नहीं मिल रहा जिससे हम पूरा तरीके से प्रूव करें ग्रेविटेशन। इसके लिए ही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें निकाला गया था। इसको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा, उसको एक प्रॉपर बेसिक एग्जांपल्स के साथ।